बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना भारत का संप्रभु निर्णय। विकास को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम। आतंक का वैश्विक केंद्र पाकिस्तान सुनाता है फर्जी कहानी। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को लेकर भारत की कड़ी आपत्ति। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने चीन पाकिस्तान के साझा बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र करने पर जताया सख्त ऐतराज। कहा, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी देश की ओर से यथास्थिति बदलने की कोशिश मंजूर नहीं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना अगला एजेंडा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा, यह सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि 1994 में संसद से सर्वसम्मति से पारित सभी पार्टियों का संकल्प। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को बताया बड़ी उपलब्धि। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। 2025 तक पशु रोगों पर नियंत्रण का लक्ष्य। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में प्लास्टिक कचरे से मुक्ति पर रहेगा विशेष जोर। और केरल समेत देश के कई हिस्सों में ओणम की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। शांति, सौहार्द और समृद्धि की कामना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के खुले सत्र में जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के सचिव विजय ठाकुर सिंह ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के खुले सत्र को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में बदलाव को विकास और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना महिलाओं की बराबरी और उनके शोषण को रोकने के लिए भी जरूरी था। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार आतंकवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा था और उसे रोकने के लिए अस्थायी तौर पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को मानवाधिकार के हनन की बात कही थी। Mr. President, India holds the credentials of being the world's largest democracy. Our Constitution guarantees fundamental rights to all our citizens without distinction. Our independent judiciary, free media, vibrant civil society provides an effective framework for protection of human rights. My government is taking affirmative actions by adopting progressive policies to promote socio-economic equality and justice. As a result of recent legislative measures, these progressive policies will now be fully applicable to our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh. These will end gender discrimination, better protect juvenile rights, and make applicable rights to education, information, and work. The decisions were taken by our Parliament after a fully televised debate and enjoys widespread support. These were sovereign decisions, entirely internal to India. No country can accept interference in its internal affairs, certainly not India. Despite challenging circumstances, Jammu and Kashmir civil administration is ensuring basic services, essential supplies, mobility and connectivity. Democratic processes have been initiated, restrictions are being eased continuously, temporary preventive measures were needed to ensure security in the face of credible threats of cross-border terrorism. The world, in particular India, has suffered greatly on account of state-sponsored terrorism. It is time to collectively take decisive and firm action against terror groups who threaten
fundamental right to life. We must speak out. Silence alone emboldens terrorists and their supporters. Mr. President, one delegation here has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. This country conducts cross-border terrorism as a form of alternate diplomacy. National Register for Civil Rights is a statutory, transparent, non-discriminatory legal process mandated and monitored by the Supreme Court of India. Its implementation will comply with Indian laws. As a responsible member of the international community, India firmly believes in a constructive approach to promote and protect human rights. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के आरोपों का भी भारत ने करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के फर्स्ट सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने भारत की ओर से पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज किया। विमर्श आर्यन ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला था, है और रहेगा। विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान फोरम का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था। इसका हालिया संशोधन हमारे संप्रभु अधिकार के भीतर है और पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है और भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। This is an ill-disguised effort to advance its territorial ambitions. We reject this propaganda. I wish to inform the Council that Article 370 was a temporary provision of the Indian Constitution. The recent modifications of Article 370 is within our sovereign right and entirely an internal matter of India. The decision removes impediments to the enjoyment of civil, political, social, economic and cultural rights of our citizens in Jammu and Kashmir and Ladakh, especially those dealing with women, children and disadvantaged sections of our society in that region. Mr. President, we are not surprised at the Pakistan's hysterical statements with false, fabricated narratives aimed to politicize and polarize this forum. विमर्श आर्य ने कहा कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के फैसले से सीमा पार आतंकवाद के निरंतर प्रायोजन में बाधाएं पैदा हो रही हैं, जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। विमर्श आर्य ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी नेता इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर और तीसरे देशों में हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए जिहाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि इसे नरसंहार का नाम दिया जा सके। वो ये भी जानते हैं कि ये वास्तविकता से बहुत दूर है। पाकिस्तान का हिंसात्मक रिकॉर्ड खुद उसके बारे में गवाही देता है। ये बयानबाजी पाकिस्तान के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समूह, चाहे वो ईसाई, सिख, शिया, अहमदिया और हिंदू हों, के उत्पीड़न और उन्मूलन से दुनिया का ध्यान नहीं हटाएगी। Pakistan realizes that our recent decision cuts the very ground from under its feet by creating obstacles in its continuing sponsorship of cross-border terrorism against India. In this desperate mind frame, some Pakistan leaders have even gone as far as to call for jihad and to encourage violence both inside Jammu and Kashmir and in third countries, in order to paint a picture of genocide which even they know is far from reality. Pakistan has today pretended to speak as a voice of global community on human rights, but the world cannot be fooled. Pakistan's gory record speaks for itself. This rhetoric will not distract international attention from Pakistan's persecution and elimination of religious and ethnic minorities, be it Christians, Sikhs, Shias, Ahmadiyas, and Hindus. This is the reason that Pakistan no longer publishes official statistics about its minorities as India does. Blatant abuse of blasphemy laws in Pakistan to persecute minorities is well documented. हालांकि जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत के जवाब से पहले पाकिस्तान ने वो सच स्वीकार कर लिया जिसे वो लगातार नकारता रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में संबोधन के बाद संवाददाताओं के सामने किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। उन्होंने जोर देकर संवाददाताओं से कहा कि भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में जाइए और देखिए, आप खुद सुनिए किस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी के मुंह से सच्चाई सामने आ गई कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है।
to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. Into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir, to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. भारत ने जम्मू और कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के साझा बयान की तीखी निंदा की है। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आलोचना की है और इस तरह की गतिविधियों को रोकने को कहा है जो भारत की सीमा के अंदर है और पाकिस्तान ने अवैध रूप से हथियार रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हाल में इस्लामाबाद यात्रा के दौरान जारी बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र को खारिज करता है। भारत ने कड़े शब्दों में किसी भी देश के पाक अधिकृत कश्मीर पर यथास्थिति में परिवर्तन की कोशिश का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करना शामिल है और हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट से चुनकर आने वाले जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि ये केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि ये 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से संसद से पारित संकल्प है। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने पर पाकिस्तान की ओर से शुरू किए गए दुष्प्रचार अभियान पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया का रुख भारत के अनुकूल है। ये वाकई नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा, दिस इज अ पार्ट ऑफ a unanimously passed resolution of the parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister नरसिम्हा राव। अभी और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजीशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिल मखसूस तक पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मथुरा का दौरा करने वाले हैं, जहां वो किसानों की आय दुगना करने की कोशिशों के मद्देनजर पशुधन में मुखपका, खुरपका और पशुजन्य माल्टा ज्वर के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 2024 तक 5 साल के लिए इस कार्यक्रम को 100% केंद्रीय मदद से चलाया जाएगा। 12,652 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य 500 मिलियन से ज्यादा पशुधन का टीकाकरण है। इसके तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर को मुखपका, खुरपका रोग से बचाना है। इस कार्यक्रम का मकसद पशुजन्य माल्टा ज्वर से बचाव के लिए हर साल दुधारू पशुओं के 36 मिलियन मादा बच्चों को टीका लगाना है और इस कार्यक्रम के तहत 2025 तक रोगों पर नियंत्रण और 2030 तक रोगों का उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आज ही राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को भी लॉन्च करेंगे और इसी के साथ टीकाकरण, रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता के विषय पर देश के सभी 687 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर राष्ट्रव्यापी कार्यशालाओं की शुरुआत भी की जाएगी। मथुरा दौरे पर प्रधानमंत्री स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस साल के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत आज से सरकार प्लास्टिक कचरे के संग्रहण अभियान को शुरू करेगी। सभी सरकारी विभाग और उनके अधीन आने वाले सभी निकाय संगठन एक देशव्यापी मेगा अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें प्लास्टिक के उपयोग पूरी तरह से समाप्त करने पर जोर रहेगा। अभियान के तहत 10,000 टन का कचरा निस्तारण किया जाएगा और इसे रिसाइकिल करके फिर से उपयोग किया जाएगा। इकट्ठा किए गए कचरे को सड़क निर्माण के लिए विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उपयोग किया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक मंत्रालय सभी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में राफेल फाइटर जेट का स्वागत करने के लिए तैयार है और इसे देखते हुए वायुसेना ने अपनी गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन को फिर से गठित किया है, जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली यूनिट होगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने मंगलवार को अंबाला वायुसेना केंद्र पर एक समारोह में 17 स्क्वाड्रन को फिर से बहाल किया। MiG-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के फैसले के बाद
M17 स्क्वाड्रन को 2016 में बंद कर दिया गया था। गोल्डन एरोज कारगिल समेत सभी युद्धों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। The squadron truly deserves to be resurrected with a Rafale aircraft. I also congratulate Air Force Station Ambala for being the first base of the Rafale aircraft in the Indian Air Force. This is not the first time it has happened. This was also the first base in which we inducted a modern technology aircraft when the Jaguars came into the Indian Air Force. My good wishes to the station personnel of Ambala, and may the fortunes of 17th Squadron continue in its life of Udyam Ajasatram. भारत और 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा को लेकर राजी हो गए हैं। समीक्षा का मकसद समझौते को कारोबारियों के अधिक अनुकूल और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाना है। बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने इसके लिए संयुक्त समिति गठित करने का भी फैसला किया है। आसियान के आर्थिक मामलों के मंत्रियों और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बैंकॉक में बैठक के दौरान इस पर सहमति जताई। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के अनुसार मंत्रियों ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते को और अनुकूल, सरल और कंपनियों के लिए सुविधाजनक बनाने को लेकर उसकी समीक्षा करने पर सहमति जताई है। साथ ही बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते के जरिए द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ाने, वित्तीय प्रौद्योगिकी, संपर्क, स्टार्टअप और नव प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर भारत आसियान व्यापार परिषद की सिफारिशों पर गौर किया। वहीं भारत की तरफ से आतंकवाद के मुद्दे पर अपनाए जा रहे सख्त रुख का आइसलैंड ने भी समर्थन किया है। आइसलैंड के राष्ट्रपति ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताते हुए इससे मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन के साथ द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मत्स्य क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग और राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट को लेकर समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति कोविंद ने वहां के राष्ट्रपति जोहानसन को भारत आने का न्योता भी दिया। उन्होंने आइसलैंड को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बनने का भी आमंत्रण दिया। बाद में राष्ट्रपति ने आइसलैंड विश्वविद्यालय में हरित पृथ्वी के लिए भारत और आइसलैंड विषय पर व्याख्यान दिया। Today we have signed agreements and MOUs on fisheries, collaboration, cultural cooperation and visa waiver for holders of diplomatic and official passport. ट्रैफिक रूल से जुड़े नए नियम लागू होने के बाद वाहन चालक अपनी अपनी गाड़ियों से जुड़े दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुटे हैं और ये नजारा ज्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी वाहन चालक भारी तादाद में अपनी गाड़ियों के प्रदूषण की जांच कराने पहुंच रहे हैं। 1 सितंबर से लागू हुए ट्रैफिक नियमों के सख्त प्रावधानों ने नियमों की परवाह नहीं करने वालों को अनुशासन में ला दिया है। भारी भरकम चालान से बचने के लिए वाहन चालकों में अपने अपने कागजात दुरुस्त कराने की होड़ मची हुई है। आलम यह है कि दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण जांच केंद्रों पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग जा रही हैं और लोगों को अपनी बारी आने के लिए औसतन 2 से 3 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में कुल 940 प्रदूषण जांच केंद्र हैं। नए ट्रैफिक नियम लागू होने से पहले इन जांच केंद्रों पर रोजाना 12 से 15 हजार चालक वाहन लेकर पहुंचते थे, लेकिन अब ये तादाद रोजाना 40 से 45 हजार हो गई है, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अगर किसी वाहन चालक के पास प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट नहीं है तो उससे ट्रैफिक पुलिस 10,000 रुपये जुर्माना वसूलेगी, जबकि पहले यह जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक था। बिल्कुल सही है, पोल्यूशन की जांच तो सबकी होनी चाहिए ना, तो सही है। हाँ, इसमें कोई गलत भी नहीं है। जब हमारे पेपर पूरे रहेंगे तो चालान से क्या लेना देना। चालान हमारी आदतों के हो रहे हैं, व्हीकल के हमारे चालान नहीं हो रहे हैं। हमारी जो आदतें जो गलत है ना, उनके चालान हो रहे हैं, व्हीकल के चालान नहीं हो रहे हैं। बढ़ाएं वो ठीक बढ़ाएं कि चालान मोटा होगा तो लोग बाग कुछ डरेंगे भी, जैसे कि रेड लाइट जंप कर जाए तो उससे डरेंगे लोग बाग।
पहले तो हम तो ड्राइवर हैं, हम तो सावधानी बरतते हैं कि हमें रेड लाइट पर रोकना है तो रुकते हैं, कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं जिससे कि चालान हो। प्रदूषण जांच केंद्रों पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चालकों को सर्टिफिकेट के लिए 60 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जबकि 4 पहिया वाहनों के लिए प्रदूषण जांच शुल्क 80 से 100 रुपए तक है। वाहनों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्रों को सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने को कहा है। एक्चुअली क्या है कि लोग 70% लोग कराते नहीं थे, अब पूरे लोग कराने लगे हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भीड़ होंगे। और अब लग रहा है कि अब ऐसा लोग जागरूक हुए हैं कि लोग कंटिन्यू कराएंगे। अब वाहनों को अगर चेकिंग के दौरान रोका जाता है तो चालक की ओर से मोबाइल में दिखाए गए डॉक्यूमेंट अब मान्य होंगे। सरकार ने डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म और एम परिवहन मोबाइल ऐप में उपलब्ध वाहनों के डॉक्यूमेंट को मानने के निर्देश पहले ही जारी किए हुए हैं। देश में नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद से ही हम प्रदूषण जांच केंद्रों के बाहर लंबी भीड़ देख सकते हैं। लोगों का मानना ये है कि अगर भारी जुर्माने से बचने में थोड़ा समय जाता भी है तो उनमें उनको कोई परहेज नहीं है। कैमरामैन अमित राज के साथ मैं विपुल अग्रवाल, राज्यसभा टीवी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में आज ही के दिन बेहद चर्चित भाषण दिया था। ये भाषण और विवेकानंद तब से एक दूसरे के पूरक हो गए। इस भाषण में विवेकानंद ने जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया वो था भारतीय वेदों में छिपा विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो के धर्म संसद में अपना भाषण शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। आइए सुनते हैं उनके भाषण के कुछ अंश। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद ने भाषण में क्या कहा था। अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से ये कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से आता हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आया है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशजों की हठ धर्मता ने लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़ा हुआ है। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई हैं और कितने देश मिटा दिए गए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। आज भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। विनोबा भावे स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। आज ही के दिन 1895 को कोलाबा जिले के गाकोड़ा गांव में जन्मे विनोबा भावे का असली नाम विनायक नरहरि भावे था। आजादी के बाद विनोबा भावे ने भारत में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की
और इस क्रम में भूदान और सर्वोदय आंदोलन बहुत प्रभावी रहे। विनोबा भावे ने अपने प्रवचनों में गीता का सार बेहद सरल शब्दों में जन जन तक पहुंचाया। 15 नवंबर 1982 को आचार्य विनोबा भावे ने दुनिया को अलविदा कहा था। महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की आज पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर उनकी राष्ट्रनिष्ठा, प्रगतिवादी विचारों और तमिल साहित्य में उनके महान योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी रचनाओं में प्रगतिशील सुधारवादी राष्ट्रवाद ने पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। केरल समेत देश के कई हिस्सों में आज ओणम का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम पर्व पर देशवासियों को बधाई दी है और सभी के लिए शांति, खुशहाली का संदेश दिया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि फसल कटाई के शुभारंभ को अभिव्यक्त करने वाला ओणम भविष्य के लिए उम्मीदें जगाता है और प्रकृति के संसाधन के लिए आभार व्यक्त करता है। राष्ट्रपति ने कामना करते हुए कहा कि फसल कटाई का ये शुभ अवसर हमें अपने देश की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने के लिए प्रेरित करे। वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम केरल के प्रसिद्ध शासक राजा महाबली के सम्मान और उनकी याद में मनाया जाता है। माना जाता है कि राजा महाबली के उदार और सुखद शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि आई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रंग बिरंगे फूलों का ये त्योहार परिवार और दोस्तों के लिए एक साथ आने, पारंपरिक खेलों, संगीत, नृत्य में हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लेने का अवसर है। ओणम भौतिक समृद्धि के साथ साथ ईमानदारी, अखंडता, दया, बलिदान और संतोष के मूल्यों का उत्सव है, जो अहंकार के आत्मसमर्पण और आंतरिक शांति की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ओणम के इस पर्व से देश में शांति, समृद्धि और खुशी के एक नए युग की शुरुआत हो, इसी की कामना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।